नमस्ते विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने आपको नई कविता की प्रवृत्तियों के बारे में बताया था और नई कविता की भावपरक भावबोध से जुड़ी हुई प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए हमने आपको यह बताया था कि अस्तित्ववादी दर्शन, उसके अंतर्गत प्रेम भावना, सुंदरता, लोक संस्कृति, सच्ची अनुभूति, वैयक्तिकता, निराशा, पीड़ा, घुटन, अवसाद जैसी प्रवृत्तियाँ नई कविता के भावबोध की प्रवृत्तियाँ हैं, भावपरक प्रवृत्तियाँ हैं। विद्यार्थियों, हमने आपसे यह बताया कि नई कविता अपने आप में नई है। नई भावबोध के स्तर पर भी है और नई प्रवृत्ति शिल्प के स्तर पर भी है। शिल्प के स्तर पर यानी भाषा के स्तर पर, तो भाव के स्तर पर भी नई कविता नई है और भाषा के स्तर पर भी नई कविता की विशेषताएं इतनी अधिक हैं, इतनी अनूठी हैं, इतनी अलग हैं कि उन प्रवृत्तियों के कारण नई कविता के कवियों की भाषा अलग प्रकार की है। उसे हम शिल्पगत प्रवृत्तियां कहते हैं। विद्यार्थियों, नए भावबोध के अनुरूप नई कविता के कवियों में भाषा की दृष्टि से भी नवीनता दिखलाई पड़ती है। तो हम सबसे पहले भाषा पर बात करें। नई कविता की भाषा नएपन के साथ प्रस्तुत हुई है। इसमें मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्य, नए अर्थ भरने वाली नई कविता ने उस समय के जीवन की परिस्थितियों को सहज रूप में स्पष्ट किया है। इसलिए भाषा का प्रयोग इस प्रकार से कवियों ने किया है कि उसमें सरलता और स्पष्टता के साथ साथ नए अर्थ देखने को मिलते हैं। नई कविता के कवियों ने कविता में शब्द चयन की दृष्टि से नवीनता को रखा है। स्थानीय बोलियों के शब्द भी हैं, जनभाषा के शब्द भी हैं और जहाँ बोलने के व्यवहार रूप में, कविता के रूप में जो शब्द अन्य भाषाओं से आ गए हैं, वे भी सहज रूप में ही नई कविता के कवियों ने प्रयुक्त किए हैं। भाषा में संक्षिप्तता और अर्थ भरने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। ठीक इसी प्रकार कुछ कवियों ने नए शब्दों को भी गढ़ लिया है और वे नए शब्द कविता में प्रचलित हो गए हैं। विद्यार्थियों, धर्मवीर भारती की कविता की पंक्तियां देखिए। मुझे पुकारे ताना मारे, भर आए आँखड़ियाँ उन्मुन, ये फागुन की शाम है, आज खा गया बछड़ा माँ की रामायण की पोथी। तो देखिए, इन कविता की इन पंक्तियों में सहज बातचीत का, वातावरण का चित्रण और उसके साथ ही लौकिक परिस्थितियाँ जो है, वो स्थानीय जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं, वे शब्द भी नई कविता के कवियों ने प्रयुक्त किए हैं और आधुनिक परिवेश के साथ साथ आधुनिक भाषा भी नई कविता के कवियों ने प्रयुक्त की है। इज़ेल और बुरुश और रंग और कैनवस नहीं थे पास में, नहीं तो कई लैंडस्केप बनाता चलते चलते रास्ते। फिर इसी प्रकार से सुख तो अनेक दिए पगडंडी ने, प्रसन्न फूल झरने, असंख्य घन घंटियाँ, प्रफुल्ल खग, अभिनव अरुणोदय, अनुरंजित नव्र। यानी नई कविता के कवियों ने सहज रूप में भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों का समावेश करके भाषा को नए रूप में
गढ़ा है और नए रूप में वे चीज़ सामने आई है। भाषा की दृष्टि से ही एक महत्वपूर्ण उपकरण है भाषा का बिंब। बिंब कहा जाता है विद्यार्थियों, बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। और बिंब को बताते समय नई कविता के कवियों ने उस बिंब को मौलिक अनुभूति, सहृदय संवेद्य बनाने का काम किया है। बिंब का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य भाषा को संक्षिप्त और केंद्रित करना है, इसलिए बिंबों का प्रयोग भी नई कविता के कवियों में दिखलाई पड़ता है। बिंब कई प्रकार के हैं। बिंबों के कई प्रकार हैं। स्पर्श बिंब, चाक्षुष बिंब, घ्राण बिंब, भावात्मक बिंब, वस्तु बिंब, स्मृति बिंब। तो ये बहुत सारे बिंबों का रूप नई कविता के कवियों ने प्रयुक्त किया है। अज्ञेय का एक भावात्मक बिंब देखिए विद्यार्थियों, समझिएगा। बूंद टपकी एक नभ से, किसी ने झुक कर झरोखे से, कि जैसे हंस दिया हो, हंस रही सी आंख ने जैसे किसी को कस दिया हो, ठगा सा कोई किसी की आंख देख रह गया हो, उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो। तो यह भावात्मक बिंब है। स्पर्श बिंब, ऐसा लगता है कि प्रकृति को छू करके स्पर्श करते हैं, वैसे ही गंध जैसे दिखलाई पड़ती है। तो अज्ञेय की बावरा अहेरी कविता में देखिए, दूर से ही स्मरण में भी गंध देती है, तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, उफ मेरी बाहों में शव जैसा ठंडा कौन गिरा। तो बिंब ऐसा, चित्र ऐसा जो मूर्त हो जाए, ऐसे बिंबों का प्रयोग कवियों ने अपनी कविताओं में किया है और उसमें नवीनता लाने का प्रयास किया है। फिर विद्यार्थियों, भाषा की एक और विशेषता है प्रतीक विधान। प्रतीक भाषा एक ऐसा उपकरण जिसका प्रयोग दिखाई देने वाली वस्तु अथवा जो अदृश्य वस्तु है उसका प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु प्रतीक कही जाती है। प्रतीक, बिंब, उपमान ये कवियों के समानांतर कल्पना के प्रयुक्त रूपों में दिखाई पड़ते हैं। प्रतीक में सूक्ष्म निर्देशन की शक्ति होती है और इसके माध्यम से नई कविता के कवियों ने प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। परंपरागत और नए दोनों ही प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। कुंवर नारायण कहते हैं, जहाँ सदियों पुराना व्यूह जो दुर्भेद्य था टूटा, जहाँ अभिमन्यु कई भयों के आतंक से छूटा। शिल्प की भाषा की एक और विशेषता होती है अलंकार। नई कविता के कवियों ने अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा, श्लेष, यमक, अनुप्रास, रूपक, इन सभी का प्रयोग किया है। इन सभी की छटा को देखने को मिलती है। शब्दालंकारों के साथ अर्थालंकारों का भी प्रयोग है। विभावना, समासोक्ति, विशेषोक्ति, काव्य भाषा को अलंकृत करने में नई कविता के कवियों ने किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है और उन्होंने इन सब का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार का अज्ञेय कहते हैं, देखा नहीं बौर लदी नाजुक टहनी सी इस देह को, हल्की गरमाई को केवल महसूस किया है। तो अलंकारों की छटा कवियों की कविताओं में देखने को मिलती है। अलंकारों का प्रयोग बहुतायत रूप में किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि नई कविता के कवियों ने भावगत और शिल्पगत नवीनता के कारण नई कविता की प्रवृत्तियाँ जो हमारे सामने आती हैं वह है वैयक्तिकता की, वह है निराशा, पीड़ा, कुंठा, यथार्थ, समाज, भाषा की दृष्टि से नई कविता नवीन है। इसलिए कहा जा सकता है कि भावपरक और भाषागत प्रवृत्तियों के कारण नई कविता की प्रवृत्तियाँ
आधुनिक कविता में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमारा यह शीर्षक पूरा हुआ जो हमने आपको प्रारंभ करवाया था, आधुनिक कविता के विविध सोपान, यानी नई कविता के कवियों को और नई कविता के सोपान तक के कवि हमारे इस पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो हमने आधुनिक कविता की विचारधारा को, प्रवृत्तियों को, भारतेंदु युग से लेकर के नई कविता तक की प्रवृत्तियों को आपको समझाया। विद्यार्थियों, अब हमारा यह जो संरचनात्मक की कविता की प्रवृत्तियों की जो बात है वह अब समाप्त होती है और अगले वीडियो में हम पाठ्यक्रम में संकलित कवियों को पढ़ाना, कवियों की कविताओं को पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि आप इन काव्यगत प्रवृत्तियों को समझ लीजिए, ताकि जब आप कविता को पढ़ें तो इन प्रवृत्तियों को समझ लेंगे तो कविता को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप पढ़िए, अध्ययन करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।